स्वागत है आपका द प्रिंट में और खास करके हमारा जो पॉलिटिकल अड्डा का कार्यक्रम है जिसमें हम हर हफ्ते किसी न किसी पॉलिटिकल इशू को लेते हैं, जिस पे हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशन है उस पर बात करते हैं। तो आज का मुद्दा है कि व्हाट आर द कंसर्न फॉर बीजेपी इन कर्नाटका। बीजेपी के लिए साउथ का इकलौता राज्य है जहां पे बीजेपी इस समय सरकार में है, गवर्नेंस में है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में इनफाइटिंग, जिस तरह से स्कैंडल, नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से, जिस तरह से बोम्मई साहब की अपनी जो इमेज है उसको डेंट लगा है, तो कर्नाटक में क्या कंसर्न है बीजेपी के लिए, क्यों बीजेपी कंसर्न है, और बीजेपी की जो इनफाइटिंग है, जो मुख्यमंत्री की इमेज पे जो दाग लगे हैं, उससे बीजेपी कैसे निकलेगी। तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, दो गेस्ट हैं। प्रोफेसर शास्त्री, संदीप शास्त्री, जो कि नोटेड सेफोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, और जो कर्नाटक की राजनीति पे बहुत अच्छी पैनी नजर रखते हैं, और साथ ही हमारे कुलीग, हमारे साथी बैंगलोर से जुड़ रहे हैं, शरण। तो सबसे पहले सवाल है प्रोफेसर शास्त्री, हाउ डू यू सी कर्नाटका इलेक्शन, और जिस तरह से इस समय बीजेपी और खास करके मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर की इमेज है, उस पे एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि उनकी इमेज इस समय, हालांकि वो अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उनकी अपनी इमेज की प्रॉब्लम है। सरकार के अंदर जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपने वो सारे कमेंट्स देखे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस समय बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, ये दक्षिण भारत का पहला राज्य है जहां बीजेपी ने अपने बल पे सरकार बनाया है। कर्नाटका की राजकीय को हम देखें तो दो स्पष्ट ट्रेंड्स हमें दिखाई देती हैं। पहले, 1985 के चुनाव के बाद कोई भी रूलिंग पार्टी को अगले चुनाव में बहुमत नहीं मिली है। ये पहली ट्रेंड जो राज्य में पिछले 37 ईयर से चल रहा है। दूसरी बात, बीजेपी ने कर्नाटका में सरकार बनाई है, लेकिन कभी भी चुनाव में उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 2004, 2008 और 2018 में उसे बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इंडिपेंडेंट्स के साथ या तो दूसरे पक्षों के नेताओं के रेजिग्नेशन के बाद उनको सरकार बनाने की एक मौका मिली। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी को कर्नाटका में काफी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। एक, जिस तरह से उन्हें दूसरे पार्टीज के एमएलए को रिजाइन करके अपने तरफ लाना पड़ा, जिसके कारण बीजेपी का जो कर्नाटका में स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है दूसरे राज्यों से। The Karnataka BJP is in every way different from the rest of the BJP across the country. उनका लेजिस्लेचर पार्टी देखिए, उसमें काफी गुटे हैं। उसके साथ आज जो पिछले एक साल से थोड़ा ज्यादा मुख्यमंत्री जो बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे आपने कहा बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बट अपना एक फर्म लीडरशिप उन्हें एस्टेब्लिश करने में उनकी सफलता नहीं रही है। ये उनमें कोई दोष है मैं नहीं कह रहा हूं, पर जिस तरह से पार्टी कर्नाटका में बड़ी है, वो एक मुझे लगता है कारण है। वो सेंट्रल लीडरशिप के चॉइस थे। काफी लोग कहते हैं वो येडियुरप्पा के चॉइस थे, मैं उस बात को मानता नहीं हूं। वो सेंट्रल लीडरशिप के चॉइस थे जिसे येडियुरप्पा जी ने एंडोर्स किया था, और इसमें बहुत बड़ा फर्क है इस बात को कहने में। और पिछले एक डेढ़ साल में जो सेंट्रल लीडरशिप को उनकी ब्लेसिंग्स थी, उसको जिस तरह से उन्होंने उनको यूज करना चाहिए था वो उतना यूज नहीं हुआ। उन्होंने अपना लीडरशिप को फर्मली एस्टैब्लिश नहीं किया, और उसके वजह से ये गुटबाजी पक्ष में केवल ही नहीं, सरकार में भी ये गुटबाजी आप देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है? सरकार एक एंटी इनकम्बेंसी को बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहा है। काफी चार्जेस सरकार के विरुद्ध आए हैं, नेताओं के विरुद्ध आए हैं, और इन चार्जेस को उन्होंने ठीक तरह से डिफेंड नहीं कर सके हैं। सो उसके वजह से एक स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट कर्नाटका में सेट हो गई है। उसके साथ एक विरोध पक्ष भी है जो
जिनमें काफी आंतरिक समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दोनों पार्टियों में इंटरनल डिफरेंसेस है। सो लगता है कि 2 महीने के बाद जो ज्यादा अच्छा करेगा वो पक्ष होगा जो अपनी आंतरिक समस्याओं को अच्छी तरह से डील कर सकेगा। उसी कारण से बीजेपी अपना फोकस कर्नाटका नायकों पे ना लगा के केंद्र नायकों पे लगा रहा है, ताकि उनका फोकस केंद्र लीडरशिप पे रहे और राज्य लीडरशिप पे ना रहे। शरण, अगर हम देखें कि कांग्रेस में जब हम कहते हैं कि ठीक है बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा इनफाइटिंग है, और खास करके जो जेडीएस की तरफ से जो नेता आए थे उनकी कोई जरूरी नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मिलती जुलती है, तो इसलिए उसमें से कई सारे लोग हैं वो कांग्रेस का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरह से डीके शिव कुमार से एक एमएलसी मिले। तो लेकिन कांग्रेस का जो हाउस है, कांग्रेस हाउस इज ऑल्सो डिवाइडेड, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया में नहीं बनती है। तो कांग्रेस कैसे ये देख रही है कि दे विल कम टू पावर? तो जैसे प्रोफेसर शास्त्री बता रहे थे कि बीजेपी में अपना प्रॉब्लम्स है, लेकिन कांग्रेस इस पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनमें अपने प्रॉब्लम्स बहुत हैं। उनके जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर और ऑपोजिशन लीडर है सिद्धरामैया, वो अभी तक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी तक फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक कोलार कोलार जाने का ये है, लेकिन कोलार में उनके मतलब काफी सारे अगेंस्ट पार्टीज भी हैं, काफी सारे अगेंस्ट फैक्शंस भी हैं। उनकी डीके शिव कुमार से बन नहीं रही है, तो इंटरनल पार्टी वर्किंग्स में बहुत असर पड़ रहा है। तो अपने अपनी समस्या में इतने उलझे हुए हैं कि वो बीजेपी या जेडीएस से अपना मतलब वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी समस्या में खुद काफी मतलब एम्ब्रॉयल्ड है, एंटैंगल्ड है। और इससे बाहर जो जैसे शास्त्री सर कह रहे थे, जो इससे बाहर जल्दी बाहर आए, सिर्फ वो लोग इस ये पॉलिटिकल ये इलेक्शंस पे वो मतलब दे कैन कंप्लीटली कैपिटलाइज ऑन दैट, बट दैट हैजंट हैपेंड सो फार। तो आगे से हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो अगर ये सुलझा पाए, तो कांग्रेस थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो प्रेशर बनाया हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर वो कांग्रेस ने बनाया हुआ है, चाहे वो करप्शन के एलिगेशंस हो जैसे, और ये इनफाइटिंग के एलिगेशंस हो या इनएफिशिएंसी के एलिगेशंस हो, वो सारे कांग्रेस ने अभी तक उन पे डाला हुआ है। तो it seriously will understand whether they can, they have to come together, and if they do come together, how they take it forward। ये बहुत सिंपल सा मामला है, और 3 to 4 months बचे हुए हैं। कांग्रेस के हाईकमांड ने भी अभी तक कोई रोक नहीं लगाई हुई है। दे हैवंट कॉल्ड देयर लीडर्स टू सॉर्ट आउट द इश्यूज। द बीजेपी इज आल्सो वेटिंग ऑन देयर ओन। So no party has actually gone forward on an election, completely on election campaign mode. They're still fighting amongst themselves. They're still figuring out how to take it forward. तो क्लैरिटी अभी तक आई नहीं हुई है, इसीलिए मतलब कर्नाटक में अभी भी थोड़ा अनसर्टनिटी अभी भी चल रहा है, और अपनी अपनी पार्टी से उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है ताकि बाहर वाली पार्टी से। इंटरनली उनसे द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव आर फार मोर देन व्हाट दे आर फेसिंग फ्रॉम आउटसाइड एट द मोमेंट। Professor Sastry, what do you think? What are the factors in favor of BJP? Karnataka is a single state where government is branded as a corrupt. Whether Mr. Bommai has taken some money or his minister has taken some money, but overall government image has been branded as a corrupt government. What are the factors जो कि बीजेपी के पक्ष में है और जो उसके अगेंस्ट में जा रही है? आपने सही कहा कि कर्नाटका में बीजेपी का जो सरकार है, जो उसके विरुद्ध एलिगेशंस लगे हैं भ्रष्टाचार के, उन एलिगेशंस को सरकार हो या पक्ष हो राज्य स्तर पे, उन्होंने इसका ठीक जवाब या ऐसा जवाब जो लोगों को सेटिस्फाई करे, ऐसे जवाब तो शायद नहीं आए हैं, जिस कारण से ये परसेप्शन थोड़ा क्रिएट हो रहा है कि जो ऑपोजिशन कह रहा है क्या उसमें कुछ सच है, इस विषय पे एक परसेप्शन वहां बन रहा है। इसी कारण से मुझे लगता है कि बीजेपी का आप कैंपेन देखें तो जिस तरह से वो आप कैंपेन अभी लॉन्च कर रहे हैं, उनका ज्यादा फोकस है उनके सेंट्रल लीडरशिप पे।
उनका सेंट्रल लीडरशिप पूरा कैंपेन कर्नाटका में गाइड करने की एक कोशिश कर रही है। आप रिसेंटली हुबली में जो प्रधानमंत्री की एक रैली हुई थी, उस रैली में देखें तो प्रोमिनेंट स्टेट लेवल लीडर्स तो उस रैली में थे ही नहीं। डिफेंस तो ये था कि वो सरकार का कार्यक्रम था, इसलिए राज्य के लीडर्स किसी को उसमें शामिल नहीं किया गया। येडियुरप्पा जी भी उसमें नहीं थे, जगदीश शेट्टर जी भी नहीं थे। सो उन्होंने कहा कि ये नहीं थे क्योंकि ये केंद्र सरकार की कार्यक्रम थी। लेकिन प्रोफेसर शास्त्री ये तो हम देख चुके हैं ना कि कई सारे राज्यों में जो स्टेट के पोल होते हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उस इलेक्शन को ड्राइव वही करे। बात मैं अब आपको अभी कहने वाला था कि अगर दूसरे राज्यों में देखें तो ऐसी ट्रेंड नहीं दिख रही है। और एक और चीज देखिए, 3-4 बार अभी तक केंद्र लीडर्स कर्नाटक में बोल चुके हैं, एक बार भी मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने अपने स्पीचेस में नहीं लिया है। सो एक तरह से वेरी कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल लीडरशिप। शायद बीजेपी का सोच यह है कि जैसे उत्तराखंड में हुआ और गोवा में हुआ, जहां राज्य सरकार की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी थी। और जैसे आपको पता है उत्तराखंड में तो चीफ मिनिस्टर भी हार गए चुनाव में। सो उसको और तब भी उत्तराखंड और गोवा में वो जीते क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप की एक छवि, उनकी एक पात्र, उनका एक इन्फ्लुएंस, उनका एक इमेज से वहां दोनों राज्यों में जीते हैं। ये काफी समीक्षाएं दिखाती हैं। क्या ये कर्नाटका में भी चलेगा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है कर्नाटका का स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ की लेजिस्लेटिव पार्टी आप बीजेपी का देखें तो उसका कॉम्पोजिशन ही काफी अलग है। उसमें 3-4 गुटे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग बीजेपी में काफी साल थे बट उनके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हैं, और जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से बीजेपी से आए हैं। सो 2-3 गुट हैं पार्टी के अंदर। और ऐसी परिस्थिति में क्या स्टेट लेवल फैक्टर्स का इम्पैक्ट आप नहीं देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। शरण, आप भी सवाल प्रोफेसर शास्त्री से पूछ सकते हैं। एक लेकिन बीच में पहले सवाल पूछ लेता हूं कि सेंट्रल बीजेपी के कई सारे लीडर प्रोफेसर शास्त्री ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स परसेप्शन मैटर इन पॉलिटिक्स, बट करप्शन कोई कर्नाटका और साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा ड्राइव फैक्टर नहीं है जो इलेक्शन को ड्राइव करे। तो वैसी स्थिति में जब अगर एलिगेशन सरकार के ऊपर लग रहा है, तो आपको लगता है कि जो सरकार की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर जिसको कहते हैं बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये करप्शन के चार्जेस वगैरह सिर्फ आईबॉल कैच करने के लिए, हेडलाइन ग्रैब करने के लिए हैं, उसका कोई ज्यादा पॉलिटिक्स में जब वोट डालने जाएगा उस पर असर नहीं पड़ेगा? ओके, मैं जो आपने कहा मैं पूरी तरह से मानता नहीं हूं जी। कारण बताता हूं। अगर 1985 के बाद रूलिंग पार्टी को अगर लोगों ने मौका नहीं दिया दोबारा, वो किस बात की एक रिफ्लेक्शन है सर? वो इसी बात के रिफ्लेक्शन है कि वो 5 साल या 3 साल या 2 साल जो सरकार चलाई गई, उस सरकार से वो संतुष्ट नहीं थे। और वो असंतुष्ट रहना किसी एक या 2 कारण से नहीं रहता है, काफी कारणों से रहता है। और काफी बार भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार में इनएफिशिएंसी या सरकार में अस्थिरता, ये सब कारणों को मिला के ये एंटी इनकम्बेंसी का एक सेंटिमेंट बनता है। सो अगर ये ट्रेंड 30 सालों से ज्यादा कर्नाटका में देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी वापस नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ा कर्नाटका का वोटर ये कह रहा है कि आपने पिछले 5 साल में जो आपने किया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और वो डिससैटिस्फैक्शन के कारण उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रह सकता है। Okay. Sharan? Sir, also sir, I mean, do you believe that, the Karnataka government, now that we're heading into election year, that they've received something substantial from the budget
that they can then take forward to the people? Because at the moment the allegations are, of course, that there is lack of development schemes, lack of welfare schemes, that it's very difficult for us to think of Bommai and some flagship scheme of his. So do you think that they've received enough, and how will the budget actually, I mean, how will we be able to take it forward, sir? शरण, आपने एक बहुत ही important प्रश्न पूछा है. If we look at yesterday's budget, I think 2 states had specific inputs in the union budget. Correct. One was Karnataka, and Karnataka got a amount for its Upper Bhadra project. Which I think is, अगर ये एक बेनिफिट को आप देखें तो डायरेक्टली ये कर्नाटका का उत्तर भाग जो है उस पे फोकस करता है, नॉर्दर्न कर्नाटका पे फोकस करता है. एंड नॉर्दर्न कर्नाटका हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द बीजेपी इन प्रीवियस इलेक्शंस. सो इन अ सेंस अपना वोटर बेस को कंसोलिडेट करने का एक प्रयत्न आप वहां देखेंगे. लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, 2004, 2008 और 2018 में बीजेपी को जब मेजॉरिटी नहीं मिला, जब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरा, तीनों चुनाव में एक ध्यान में रखिए, बीजेपी ने ओल्ड मैसूर रीजन में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था. और हमारे स्टडीज ये प्रारंभ से दिखाते हैं कि जो पार्टी ओल्ड मैसूर रीजन में अच्छा नहीं कर सकती है, उसे मेजॉरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो बजट में शायद एक्सपेक्टेशन एक और था कि ओल्ड मैसूर रीजन बैंगलोर सिटी के लिए कुछ आप शायद ये बजट में अनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको थोड़ा कंसोलिडेट करने की एक जरूरत बीजेपी को थी. और शायद ये मौका हाथ से चला गया है कि आपने सिर्फ नॉर्दर्न कर्नाटका पे अपने बजट पे फोकस किया है और रेस्ट ऑफ द स्टेट, स्पेशली ओल्ड मैसूर रीजन जहां नियरली हाफ द सीट्स आर देयर, उस एरिया पे आपने फोकस नहीं किया है. एंड दैट इज द एरिया वेयर बीजेपी वाज होपिंग टू बिल्ड अप इट्स इलेक्टोरल कैपेसिटी. सो और एक बात शरण, मैंने देखा है कि कोई भी नई पॉलिसी अगर आप अनाउंस करें, उस नए पॉलिसी से सीधा उसका संबंध मतदान पे नहीं पड़ता है. लोग देखते हैं कि क्या जमीन पे कुछ हुआ है या नहीं, क्या इम्प्लीमेंटेशन कुछ हुआ है या नहीं. आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, बिहार में देखिए, ये लास्ट मिनट अनाउंसमेंट ऑफ प्रोग्राम से कोई लाभ जो सरकार थी उसको नहीं हुआ है. लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, क्या आपने कुछ जमीन पे किया है, फिर वो फेथ डेवलप होता है कि शायद इससे कुछ होगा. तो मैं वापस इस बात पे जाता हूं कि एक तरफ से ये 5 साल का जो सरकार, 4 साल का जो बीजेपी का सरकार रहा है, उसके परफॉर्मेंस पे भी एक नजर रहेगा. एंड सरकार ने उतना अच्छा अपना प्रोजेक्शन नहीं किया है ना. एक बात है कि अगर क्या काम हुआ है उसका प्रोजेक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखिए, एंड ऑफ द डे एक नायक ने मुझे कहा था, चुनाव जीतना और हारना हमारे परफॉर्मेंस पे नहीं है, हमारे परफॉर्मेंस पे लोग क्या सोचते हैं उस पे है. जैसे ओल्ड मैसूर वाले की इलाके की आप बात कर रहे थे, ओल्ड मैसूर में जो इस समय बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है कि उस वोकलिंगा का जो गढ़ है वहां पे बीजेपी पेनिट्रेट करे, आपको लगता है कि डू यू थिंक कि उनकी स्ट्रैटेजी वहां पे कामयाब होती दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को अगर मेजोरिटी के आसपास, आप कह रहे हैं क्लियर मेजोरिटी का जो फिगर है वो तो बड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन मेजोरिटी के आसपास पहुंचने के लिए उनको जेडीएस को डाउन करना पड़ेगा. और पिछले जो अमित शाह की विजिट हुई थी उसमें जिस तरह से अमित शाह ने कुमारस्वामी पे अटैक किया, तो वो साफ दिखती है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी उस इलाके में क्या है. लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अलावा वोकलिंगा को रिप्रेजेंटेशन देने के अलावा, कैबिनेट में मंत्रियों को लेने के अलावा, आपको लगता है कि वोकलिंगा जो वोट बैंक है ओल्ड मैसूर इलाके में शिफ्ट होता दिख रहा है आपको? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे. एक है पॉलिटिक्स ऑफ सिंबॉलिज्म, किसी एक कम्युनिटी वालों को आप स्थान दें, पोजीशन दें. मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ सिंबॉलिज्म से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है.
अभी ओल्ड मैसूर रीजन में हाँ वोकलिगा डोमिनेटेड एरियाज हैं, पर हम ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहां नॉन डोमिनेंट ओबीसीज का भी प्रेजेंस काफी है। और अभी मुझे लग रहा है कि जेडीएस के जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वो उसको कंसोलिडेट करने की प्रयत्न कर रहा है, बट द मेन फाइट इन ओल्ड मैसूर इज बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी। एंड कांग्रेस अपना लीडरशिप अनाउंस ना करने का कारण भी यही है। सिद्धरामैया brings the non-dominant OBC vote in and Shiv Kumar brings the Vocaliga vote in. So ये कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस को चाहिए ओल्ड मैसूर रीजन में, उस कॉम्बिनेशन को अपने साथ रखने के लिए, ये दो कास्ट कॉम्बिनेशंस को अपने साथ रखने के लिए कांग्रेस का ये स्ट्रैटेजी रहा है, इसलिए उन्होंने ये कलेक्टिव लीडरशिप अनाउंस किया है। दूसरी तरफ बीजेपी देखिए, दे आर आल्सो ट्राइंग टू रोप इन दी वोकलिगा वोट। और कई लोग कहते हैं कि एसएम कृष्णा को जिस तरह से अभी पद्म भूषण दिया गया है और जिस तरह से प्रोमिनेंट वोकलिगा लीडर्स को आगे दिखाया जा रहा है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस वोकलिगा वोट pans out, because पिछले बार we have been seeing a one third division of the वोकलिगा vote, and JDS के थोड़ा सेटबैक फेस करने से ये वोकलिगा वोट, will it see a two-way split or continue to see a three-way split, ये देखना पड़ेगा। So just another question on the space support. We've also seen that the BJP's main backing, that is the Lingayat community, with the Panchamasali agitation. Do you also see an impact? I mean, this is another place that the BJP could not sort of placate them, could not resolve their their problems or cater to what they were asking for. The solution that the government gave has been rejected by this community. Do you also see this playing out in in favor of another party, a split somewhere there perhaps? You see, again, Lingayat vote has been strongly with the BJP for nearly 15 years now. One factor was Yediyurappa. The other factor was the, आप थोड़ा पहले जाएं तो, when Ramshri Krishna Hegde aligned his Lok Shakti with the BJP, and Ramshri Krishna Hegde had tremendous following among the Lingayat community, even though he was a Brahmin himself. उस समय जो कंसोलिडेशन बीजेपी ने किया, वो कंसोलिडेशन वो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। अभी प्रश्न है कि विदाउट येडियुरप्पा एट द हेल्म and with the factions now emerging within the Lingayat group, can BJP consolidate its presence or retain its consolidation with the Lingayat community? और जब आप दूसरे कम्युनिटीज को रीच आउट कर रहे हैं, उसका बैकलैश लिंगायत कम्युनिटी पे पड़ेगा क्या, ये भी प्रश्न हमें देखना पड़ेगा। सो बीजेपी इज डूइंग अ वेरी टाइट रोप वॉक, ट्राइंग टू रिटेन इट्स बेस विद इन द लिंगायत कम्युनिटी एंड रीच आउट टू अदर कम्युनिटीज। सो इस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट क्या होगा, अभी आने वाले दिनों के कैंपेन में इसको देखना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने पहले कहा, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द वे पार्टी टिकट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके शास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपने विचार और हमें एनलाइटन किया किस तरह से कर्नाटक की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में अनफोल्ड होने वाली है। दक्षिण के राज्य में कर्नाटक सबसे पहला गेटवे है और इस साल का जो फर्स्ट हाफ है, जहां पे जो दो क्रूशियल इलेक्शन है, वो त्रिपुरा इसलिए क्योंकि वहां पे वामपंथ का राज था और बीजेपी की आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए त्रिपुरा को जीतना बहुत जरूरी है, और कर्नाटक चूंकि दक्षिण का वो इकलौता गेटवे है। तो शरण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर शास्त्री, आपका भी धन्यवाद। और व्यूअर जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।